हाय फ्रेंड्स एंड फैंस, मैं हूँ आरजे अनुराधा। आवाज आप अक्सर सुनते हैं, आज सोचा इस तरह से मुलाकात कर ली जाए। बातचीत सेक्शन में आज हमने इनवाइट किया है एक ऐसी पर्सनालिटी को जो कि द एपिक सीरीज महाभारत से एसोसिएटेड रहे हैं एज कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिजाइनर और असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में। इन शॉर्ट अगर कहें कि महाभारत के रूपकार वो रहे हैं तो गलत ना होगा, लेकिन इस बात का क्रेडिट वो अक्सर नहीं लेते हैं। Let's welcome the great man, yet very humble, the legend, Mama Shri, Mr. Goofy Paintal. मैं अपने भाई भीम को दांव पे लगाता हूँ। भांजे, बलवान भीम। प्रिय भीम, मियां भीमदास। अब महाराज, अब मैं अपने आप को दांव पे लगाता हूँ। ये पासा मुझे चाहिए मामा श्री। अवश्य भांजे। नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ आपको सबको कि आपने महाभारत को दोबारा तिबारा देखने के लिए इतना खूबसूरती से उसे ध्यान से देखा है कि हम खुद भी अचंभित हैं कि 32-33 साल हो गए इस महाभारत को बने, फिर भी आपने जो हमें प्रोत्साहित किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये खुशनसीबी है कि हमारे उतने पुरानी मेहनत का अब सिलसिला जो है बहुत खूबसूरत मिल रहा है और व्यूअरशिप की रेटिंग में हम टॉप पे चल रहे हैं वंस अगेन आफ्टर अ गैप ऑफ 32 years। आई एम रियली हैप्पी, प्राउड और ऑल्सो वेरी हम्बल्ड। बीआर फिल्म्स ने, बीआर टीवी ने जो ये काम किया है, मेरा ख्याल है इससे बेटर काम शायद ही देखने को मिलेगा और हमें बहुत ही एक एनकरेजमेंट मिली है आपके इस तरह ध्यान से देखने में। दूसरा, कास्टिंग का मैं बताता हूँ कि कास्टिंग बहुत सी रद्दोबदल भी हुई। इट टुक मी एंटायर 10 months, 10 महीने लगातार कास्टिंग के लिए। हमने एक स्टूडियो था फिल्मालय बुक किया हुआ था जिसमें काफ़ी हजारों लड़के लड़कियां उनके ऑडिशंस लिए थे और उनको उन्हीं कॉस्ट्यूम्स में, उन्हीं गेटअप्स में, उन्हीं डायलॉग्स के साथ हमने ये लिए थे। मैं और श्री धर्म चोपड़ा जी, डी.आर. चोपड़ा साहब के छोटे भाई जो कि कैमरामैन थे, हम लोग लगातार वहाँ लगे रहते थे फिल्मालय में ऑडिशंस लेने। और जो आपके सामने आया है ज़्यादातर उन्हीं ऑडिशंस का नतीजा है, जिसकी वजह से आपको ऐसी कास्ट मिली है कि हमें खुद को समझ नहीं आती। शायद ये तकदीर में लिखा था कि इतनी अच्छी खूबसूरत कास्ट बन जाए और ऊपर वाला भगवान हमें, उसका हाथ हमेशा हमारे ऊपर था और वो चाहता था कि हमारा काम बिगड़े ना, इसलिए उसने हमारी मदद की और सब अच्छा हो गया। मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन जो कुछ हुआ शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि ये जो कृति बने, ये जो महाकाव्य बने, ये दुनिया में प्रसिद्ध हो, इसको लोग फॉलो करें, इससे लोग सीखें, अपने आप से मंथन करें और अच्छा फील करें। आजकल की भाग दौड़ की दुनिया में शायद ये बहुत बड़ी मिसाल है। मैं ये तो नहीं कहता कि सारा काम मैंने ही किया था, लेकिन किस्मत, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी साथी काफ़ी रद्दोबदल हुए। मतलब जो अभी जैसे फाइनलिस्ट में राकेश पांडे जी, ऋषभ शुक्ला और गजेंद्र चौहान साहब फाइनल हो चुके थे कृष्ण के लिए कि इनमें से एक चुना जाएगा। लेकिन अजीब बात है कि जिसको हमने विदुर के रोल के लिए चुना,
यानी श्री नितेश भारद्वाज जी, उनको फाइनली कृष्ण के रोल में चुना गया, क्योंकि उनमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि उनकी भाषा बड़ी शुद्ध थी। उनके माता पिता प्रोफेसर थे संस्कृत के और बड़ी जानकारी थी, काफ़ी पढ़े लिखे थे, थिएटर से ताल्लुक़ रखते थे, तो उसकी वजह से उनकी भाषा, उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये था कि नितेश भारद्वाज को संस्कृत की नॉलेज थी, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज थी, जिसके बिना वो शायद श्लोक में उतना उच्चारण में मज़ा ना आता या रस ना आता जो अब आया है। तो नितेश जी को कृष्ण के लिए चुन लिया गया। और इनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी, बिना बोले ही इनकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं और वो बोलती हैं, तो ये बड़ा अट्रैक्ट किया जो रवि चोपड़ा साहब और हम सबको, और फाइनली इनको हमने ले लिया। दूसरा ये हुआ कि भीष्म पितामह के लिए विजेंद्र घाट के थे पहले, उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, बुनियाद से शायद डेट का हो गया, तो उन्होंने मुझसे कहा। मुकेश खन्ना को हमने द्रोणाचार्य के लिए सिलेक्शन किया था, उनको फटाफट तब्दील करके हमने द्रोणाचार्य के बदले में भीष्म पितामह, जो कि आप देख रहे हैं और देखते रहे हैं कि कितना खूबसूरत काम इस नौजवान ने किया और मज़ा आ गया। फिर विदुर के लिए प्रश्न उठा, तो विदुर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया राजदान साहब ने। तो राजदान ने जो विदुर किया, वो पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे, और उन्होंने बहुत ही, वो भी थिएटर से ताल्लुक़ रखते थे बहुत। वीरेंद्र राजदान ने जो उसमें जान डाली है वो शायद ही किसी और ने डाली हो। मन्यु गोविंदा को हमने इंट्रोड्यूस किया था अभिमन्यु के लिए, लेकिन उसको पिक्चर मिल गई। जूही चावला जी कर रही थी पहले द्रौपदी का रोल, क़यामत से क़यामत मिल गई, तो वो भी चली गई, तो बड़ी आर्टिस्ट बन गई। फिर चंकी पांडे है, तो चंकी पांडे को भी एक अच्छी फिल्म मिल गई। तो इस तरह, लेकिन एक जो है कैरेक्टर, बहुत ही मुश्किल कैरेक्टर था, जो हमारे गॉडफादर्स थे, महाभारत के रचनायक जिन्हें बोलना चाहिए, रचनाकर्ता, वो थे चोपड़ा साहब, डॉक्टर राही मासूम रज़ा और पंडित नरेंद्र शर्मा। तो उनके पास ये सवाल आया, भाई ये प्रस्तुति कैसी की जाए। फिर डॉक्टर साहब ने सजेशन किया समय का। अब समय की आवाज़ आए या समय फिजिकल हो, ये पता नहीं था। खैर एनीवे, हम इन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस समय हूँ, शुड बी ओनली वॉइस। अब वॉइस उन दिनों में काफ़ी अच्छी थी। अभी अबीन सियानी साहब थे, ब्रिजभूषण साहब थे, प्रताप शर्मा थे, और इसी तरह काफ़ी, और कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि अमिताभ बच्चन साहब हैं, दिलीप साहब हैं, इनसे बैकग्राउंड करवा ली जाए। तो हम लोग वो चुन रहे थे कि मेरे को अचानक याद आया कि मेरे मित्र, बहुत ही अंतरंग मित्र हैं, जिन्होंने हमारे साथ मिलके कई एडवर्टाइजिंग फिल्म्स बनाई हैं, कमर्शियल्स बनाए हैं। हरीश भिवानी साहब को एक बार ट्राई किया जाए, तो हरीश जी को ट्राई किया, और काफ़ी उठा पथल के बाद ये जो फाइनल आवाज़ मेरे बॉसेस ने जो सिलेक्ट की, और जिसे आप लोगों ने बहुत सराहा और बहुत अप्रिशिएट किया, इसमें काफ़ी हमें प्रोत्साहित किया आप लोगों ने, और समय को सबने लाइक किया, और इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैं कुछ और अभी तक फ़िलहाल याद नहीं आता, लेकिन मेरा ख्याल है काफ़ी हेरा फेरी के बाद ये सब स्टारकास्ट इकट्ठी हुई थी, और उस स्टारकास्ट का ये नतीजा है कि आज 32 साल के बाद भी आप इसको पुराना नहीं समझ रहे, प्यार दे रहे हो, दुलार दे रहे हो, और मैं आभारी हूँ अपने ओर से और अपने सारी टीम की ओर से, BR फिल्म्स, BR TV की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि शकुनी का कैरेक्टर मैंने
3-4 लड़के सिलेक्ट किए थे और काफ़ी बात पुरानी हो गई है और उनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। तो वो सिलेक्शन जैसे मैंने दूसरे कैरेक्टर्स का दिया था वैसे इस कैरेक्टर का भी मैंने अपने बॉसेस को दिया, लेकिन हर बार वो टाल जाते थे और मुझे कहते थे नहीं गुफी हमारे पास चॉइस है। तो एंड में उन्हें जाके बताया कि तुम करोगे। हुआ यूँ था कि मैंने इससे पहले बहादुर शाह जफर में अंग्रेज़ का रोल किया था, मेटकाफ का, और जो उनको बहुत इम्प्रेस कर गया था और उसकी वजह से उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि ये जो शकुनी का रोल है वो गुफी ही करेंगे। तो इसलिए मेरी झोली में वो रोल पड़ गया और आप लोगों के प्यार ने उसे अमर कर दिया। मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ और रिएक्शन मतलब डेफिनेटली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब उसको परफॉर्म किया, उसके कैरेक्टराइजेशन को बनाया मैंने, उसको पहली दफ़ा लाइफ में यदि किसी ने लंगड़ा बनाया था तो उसकी पृष्ठभूमि में जाकर मैंने सोचा कि क्या कैसे क्या हुआ होगा और क्या इसके ऊपर गुजरी होगी पहले और उसके बाद फिर इससे अपना बदला कैसे लेना चाहा होगा। तो उसका जो कैरेक्टराइजेशन था वैसे एज एन एक्टर मैंने उसे करने की कोशिश की और आप लोगों ने सराहा। फॉर दैट आई थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आभारी हूँ आपका। हाँ, एक दो इंसिडेंट्स हैं ऐसे जिनको आज भी याद करता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। अनुराधा जी, उन दिनों में इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, सो वी डिडंट हैव ईमेल और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक एनीथिंग। उन दिनों में कुछ नहीं था सिवाय इसके कि जो फैंस थे उनकी फ़ैन मेल आया करती थी हमको और बस उसी। और फैन मेल भी ऐसी ढेरों, मतलब डाकिया जो है ना अपने कंधे पे पूरा गठरा उठा के लाता था, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। तो इस तरह रोज़ काफ़ी ख़त आते थे और चिट्ठियाँ आती थी और हम उनके उत्तर देते थे, उनको ऑटोग्राफ करके फ़ोटोग्राफ्स भेजते थे। तो इस तरह उन दिनों का रिवाज था। तो एक चिट्ठी का मैं आपको सुनाता हूँ कि एक चिट्ठी आई जिसमें बहुत ही थ्रेटनिंग चिट्ठी थी, जिसको कहना चाहिए कि एक खतरे से भरी हुई चिट्ठी कि अबे शकुनी मामा, तू अपने आप को समझता क्या है? तूने हमेशा गलत ही शिक्षा दी है अपने भांजों को। ओ पांडवों से तो तूने प्यार किया ही नहीं, और कौरवों को ऐसा पाठ पढ़ाया कि सारी उम्र लगे रहेंगे ना तो भी वो सीधे नहीं होंगे। यहाँ तक कि तूने आपस में लड़ाई करा दी कजिन्स की। उसके बाद तूने जुआ खेला, जुए के बाद में तूने द्रौपदी को घसीटते हुए वहाँ बुलवाया कक्ष में और उसके बाद वस्त्रहरण तक करवा दिया, उसके बाद फिर युद्ध करवा दिया। अरे भाई कहीं तो रुक जाओ, हैं? युद्ध के बाद भी तुमने, युद्ध के पहले कृष्ण भगवान भी आए, उनकी भी बात नहीं माने तूने, हैं? हमारे भगवान की बात नहीं मानी। देखो, अगर अगले हफ्ते टेलीविजन पे युद्ध तुमने बंद ना कराया तो हम कसम से आके तेरी दूसरी टांग तोड़ देंगे बे शकुनी मामे। तो ऐसा एप्रिसिएशन होता था, इस तरह मज़ा आता था। तो आप समझ गए होंगे। और दूसरा किस्सा तो इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। हुआ यूँ अनुराधा जी के मैं एक बार दिल्ली से बॉम्बे आ रहा था, फ्लाइट का टाइम हो रहा था, तो मैं भागा एयरपोर्ट, किसी तरह करा के मैं अंदर गया और वहाँ देखता क्या हूँ, बोर्डिंग पास जैसे ही मैंने लिया कि अनाउंसमेंट होने लगा, फ्लाइट डिपार्चर का टाइम हो गया है और यात्री जल्दी से आ जाए। मैं भागता हुआ, अब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखते हैं काफ़ी लंबे चौड़े हो गए हैं,
और काफ़ी मेहनत लगती है एयरक्राफ्ट तक पहुंचने के लिए। खैर मैं भागा दौड़ा हाँफता किसी तरह, और मेरे नाम की दुहाई दी जा रही थी। कह रहे थे गूफी पेंटल जहाँ भी हैं जल्दी से आप आ जाइए क्योंकि अभी फ्लाइट उड़ने वाली है। बहुत परेशान। मैं जैसे ही लैडर से चढ़कर ऊपर पहुंचता हूं, अंदर जैसे ही एयरक्राफ्ट के मैंने कदम रखा तो देखा कि फ्रंट रो के मतलब आधा एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट जोर जोर से ताली मार के मेरा स्वागत कर रहा है और हंस रहे हैं, ठट्टा मार रहे हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये और कोई नहीं था, हमारे खास हिंदुस्तान की प्राइड यानी इंडियन क्रिकेट टीम के सारे मेंबर्स वहाँ बैठे हुए थे और वो हंस रहे थे, आओ आओ मामा श्री, बस आप ही की कमी थी, हम आप ही का वेट कर रहे थे कि आप आए तो प्लेन उड़े। और देखता क्या हूँ, सचिन तेंदुलकर के साथ में सारे बड़े बड़े जितने क्रिकेटर्स थे सब वहाँ बैठे थे, और सबसे ज़्यादा 2 लोग बदमाश थे जो हंस रहे थे और मेरा ठट्ठा उड़ा रहे थे, और वो थे श्रीशांत और पज्जी भाई यानी हरभजन सिंह जी। तो ऐसा किस्सा हुआ था, इट वॉज वेरी हिलेरियस। एंड मुझे ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा हैरेसमेंट एम्बेरसमेंट हुई कि मुझे लगा कि अभी धरती नहीं प्लेन फट जाए और मैं अंदर समा जाऊं। ऐसा हुआ था। और बहुत सारी चीजें जो अभी बाकी रह गई हैं वो सब हम सुनेंगे पार्ट 2 में। सो स्टे ट्यून्ड।